नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम आए हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 10 के साथ। आज हम पढ़ेंगे पायरोलिसिस, एरोमेटीकरण और आइसोमराइजेशन। ठीक, इन तीनों टॉपिक में हम ये देखेंगे कि वो रिएक्शन कैसे हो रहा है और हर टॉपिक में जैसे कि हम मैकेनिज्म को देखते हैं वैसे इसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पायरोलिसिस। ठीक, पायरोलिसिस देखिए, पायरोलिसिस का मतलब क्या है। जब हम थोड़ा सा इसको संधि विच्छेद इसका करते हैं, ठीक है, तो इसमें से दो वर्ड निकल के आता है, एक है पायरो, एक है लाइसिस। पायरो मतलब होता है हीट से रिलेटेड, ठीक, और लाइसिस मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो हीट के प्रेजेंस में अगर टूट रहा है तो उसको हम पायरोलिसिस कहते हैं। अच्छा, आप क्लास 10th में एक चीज और पढ़े होंगे, अगर कोई चीज हीट के प्रेजेंस में टूट रहा है तो उसको हम तापीय या उष्मीय वियोजन भी कहते हैं। उष्मीय वियोजन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक, DECOMPOSITION। अंग्रेजी थोड़ा सा बढ़िया लिखा गया है इसलिए बोल दिया, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हीट के प्रेजेंस में कोई चीज टूट रहा है तो उसको क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, जैसा कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। देखिए, इसका हम परिभाषा भी लिख देते हैं। जो उच्च एल्केन होता है, ठीक है, उच्चतर एल्केन जो होते हैं, मतलब उच्चतर एल्केन मतलब जो हायर एल्केन होते हैं। उच्चतर एल्केन उत्प्रेरक व उच्च ताप की उपस्थिति में, ठीक है, जो उत्प्रेरक होते हैं, सॉरी, जो एल्केन होते हैं, जो हायर एल्केन होते हैं, वो उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट व उच्च ताप की उपस्थिति में क्या होते हैं, उपस्थिति में लोअर एल्केन मतलब निम्न एल्केन में परिवर्तित होते हैं। ठीक, या वियोजित होते हैं, में वियोजित होते हैं। ठीक है, मतलब जो हायर एल्केन होंगे वो हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में लोअर एल्केन्स में क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक, अब इसमें एक वर्ड है उत्प्रेरक। ठीक है, बहुत लोग को पता भी होगा, इसको नहीं पता वो सुन लीजिए उत्प्रेरक क्या होता है। देखिए, उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो होता है मतलब कैटलिस्ट तभी लगाते हैं जब उनको रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना रहता है। ठीक है, मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है, ठीक है, या कम करना है तो हम किसका यूज करते हैं, उत्प्रेरक का यूज करते हैं। ठीक, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जो गिरा देते हैं उसको हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया किताब वाला बात। अब थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन में आते हैं। देखिए, कभी आप लोग देखे होंगे जैसे बच्चे आपस में झगड़ा उड़ा करते हैं, ठीक है, तो दोनों अभी नॉर्मल झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, एकदम भयंकर नहीं मार रहे हैं, ठीक है। अब कोई आ गया उधर से, वो कहा कि मरा गए। जैसे ही सुनेगा जो मरा रहा होगा एकदम पारा उसका चढ़ जाएगा, सही बोल रहा है लग रहा है, ठीक है, लगेगा मारने, मतलब वो कुछ किया नहीं, वो खाली बोला, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उसके लड़ाई में, दोनों बच्चों की लड़ाई में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन जैसे ही वो बोला तो इधर कुछ हुआ, ठीक है, और वो अब थोड़ा सा पीटने लगा उसको, ठीक है, तो वो कुछ किया नहीं। तो उसी तरीके से उत्प्रेरक भी होता है, कुछ करता नहीं है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, जो लड़का था वो इसमें जाके झगड़ा तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो रिएक्शन को बढ़ा दिया, तो उसको कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक, अब आते हैं ऋणात्मक। अब मान लीजिए बच्चे वही है, अब दादाजी को बुला दीजिए। ठीक, अब दादाजी आ रहे हैं, अब जब दादाजी आएंगे तो बच्चे देख करके, यार टीचर आ रहे हैं तो बच्चे देख करके फुर्र हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हैं उन लोग का झगड़ा खत्म हो गया, मतलब जो रिएक्शन चल रहा था वो खत्म हो गया, ठीक है, तो कम हो गया या खत्म हो गया जो भी कर लीजिए, तो आए तो वो कैसे उत्प्रेरक है, वो उनके आने से क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर गया, तो वो ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, तो इसी तरीके से उत्प्रेरक होते हैं। तो उत्प्रेरक वो होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर दे या तो डिक्रीज कर दे। ठीक, चलिए
हम पढ़ रहे थे पायरोलिसिस, ठीक। मतलब हायर एल्केन जो होंगे वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है, टूटेंगे और लोअर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कितना हाई, कहाँ गया, हाई टेम्परेचर मतलब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इनका रहेगा। चलिए आइए, अब जब हम पायरोलिसिस पढ़ेंगे तो इसमें दो तरीके से बॉन्ड टूट सकते हैं। जैसे सॉरी, जो एल्केन होंगे, ठीक है, जो एल्केन होंगे उसमें दो तरीके के बॉन्ड होंगे। जैसे एक हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच का हो, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड बीच का भी बॉन्ड हो सकता है। तो अगर इसमें दोनों तरीके के बॉन्ड ब्रेक हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटे, या हो सकता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटे। दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि केवल कार्बन कार्बन के बीच का टूटेगा या कार्बन हाइड्रोजन का टूटेगा। हो सकता है कार्बन कार्बन का टूटे, हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन का टूटे। क्यों, रीजन आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि दोनों के विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर नहीं है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, देखिए कौन कितना खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोनो बहुत तेजी से खींच ले तो दोनों लेके निकल लेंगे, तो उसका विद्युत ऋणात्मकता तेज है, ठीक है, मतलब तेज करें ज्यादा है, ठीक है। और कोनो खींच ही नहीं पाए तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो कैपेसिटी है ना, वही है विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होता है, 2.6 2.4 ऐसा होता है, ठीक है, पीछे हम बता भी चुके हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब क्या था कि पायरोलिसिस या तापीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कहना आप कह लीजिए, उसमें बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का भी टूट सकता है और हो सकता है बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का भी टूट जाए, ठीक है। तो कब क्या होगा, देखिए अगर हम उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, प्रेरक के रूप में एल्युमिनियम जिंक या सिलिकॉन का ऑक्साइड ले लिए, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या सिलिका ऑक्साइड ये ले लिए, ठीक है। अगर हम ये उत्प्रेरक ले रहे हैं एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या सिलिका का ऑक्साइड, तब हम कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम क्रोमियम, वैनेडियम या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड लिए, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो अब हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेंगे। कहने का मतलब क्या है कि बॉन्ड कार्बन कार्बन व कार्बन हाइड्रोजन दोनों, क्या बॉन्ड कार्बन कार्बन व कार्बन हाइड्रोजन, एक मिनट, कार्बन कार्बन व कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है, हो सकता है दोनों के बीच का बॉन्ड टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां मतलब जहां मनवा मत तोड़ दीजिएगा, ठीक है, जहां मनवा नहीं, देखिएगा कि भाई हम कौन सा ऑक्साइड लिए हैं। अगर उत्प्रेरक के रूप में एल्युमिनियम, जिंक या सिलिकॉन का लिए हैं तो आप कार्बन कार्बन के बीच का तोड़िएगा। अगर आप ये उत्प्रेरक के रूप में क्रोमियम, मोलिब्डेनम या वैनेडियम का लिए हैं तो आप कार्बन हाइड्रोजन के बीच का तोड़िएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड लिए हैं तो यहाँ पर किसके बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन और कार्बन। अच्छा, फिर एक बात और हम आपको याद दिला देते हैं, जब आप पढ़ रहे थे तो हम कहते हैं कि एल्केन नॉर्मल मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है, ये देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ भी जो रिएक्शन होगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा करिए, हम इंक भर लेते हैं इसमें, चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एल्युमिनियम का ऑक्साइड लिए हैं, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कार्बन और कार्बन के बीच का होगा। अब ब्रेक कैसे होगा ये भी देखते हैं। ये H2 हटा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, H H, यहाँ से भी H H H H, ठीक है, हटो यार तुम निकलो यहाँ से, हाँ H, ठीक। और कहाँ गया, ये दोनों के बीच का बॉन्ड ये है, कार्बन कार्बन का बीच है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना ले लिया। जब ये सब अपना अपना ले लेंगे, ठीक है, तो एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर आएगा, एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर आएगा। देखिए यहाँ पर जैसा बना है, ठीक है, निकल गया, ठीक है, एक फ्री रेडिकल आ गया इसके पास, एक फ्री रेडिकल आ गया इसके पास, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, हाँ, एक मिनट सॉरी,
यहाँ से तोड़ते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ वाला देखिए, ये अपना ले लिया, ये अपना ले लिया, अपना अपना लेंगे तो क्या होगा भाई, ये अलग हो गया, इसके ऊपर आ गया अपना फ्री रेडिकल, इसके ऊपर आ गया अपना फ्री रेडिकल, ठीक, कार्बन कार्बन के बीच का टूट गया। अब ये जैसे ही निकला, ठीक है, ये तो पहले CH3 था, ठीक है, ये CH3 था, इसके ऊपर ऐसे डॉट था, ठीक, और ये CH2 के ऊपर डॉट था, और सब ऐसे था, CH2 था, ठीक है, और ये था CH2 था, ठीक है। अब ये था, अब क्या होगा, अब होगा ये कि H H, ठीक, अब ये है, अब यहां पर फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब इस फ्री रेडिकल को देख करके यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब C और H के बीच का, ठीक, C और H के बीच का, H अपना निकल लेगा, C अपना लेके निकल लेगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए H के पास, ठीक है, H क्या, H निकला है, तो H जब निकला है तो ये कहाँ चला जाएगा, H3 के पास, जब ये यहाँ पर जाएगा तो बनेगा CH3C, अभी इसके पास एक H है और एक ठो डॉट है, ये डॉट भी आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2 है, इसके पास एक ठो डॉट है प्लस CH, अब 3 है, एक फ्री रेडिकल आउट चल गया H वाला, तो 3 1 4, ये हो गया CH4, मेथेन बन गया, ठीक है, मेथेन बन के स्टेबल हो जाता है, ऐसे CH3 ऐसे रहता है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल, तो जैसे ही एक H पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, एकदम स्टेबल हो जाएगा, फिर जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हर एक चीज को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया, अब जब फ्री रेडिकल बन जाएगा अब क्या होगा, ओ यहाँ पर है CH3, ये है CH ऊपर डॉट सिंगल CH2 डॉट, अब ये डॉट मिलके एक बॉन्ड बना लेगा, ये हो गया डबल बॉन्ड, तो बनेगा लास्ट में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन का 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसको नहीं समझ आ रहा वैसे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको थोड़ा सा ऐसे बना रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड, ठीक, सारा कंप्लीट है, ठीक है। तो ऐसे ही ये रिएक्शंस होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, अब मान लीजिए एल्युमिनियम की जगह हम सिलिका का ऑक्साइड ले लिए, ठीक है, सिलिका का, इसमें भी होगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब देखिए हो सकता है बॉन्ड यहाँ से ना टूटे, पहले तो यहाँ से टूटा था, हो सकता है बॉन्ड यहाँ से ना टूटे, हो सकता है बॉन्ड यहाँ से टूट जाए, टूट करके सब अलग अलग हो जाए, ये निकल लिया, ये भी निकल लिया, एक फ्री रेडिकल इस पे आ गया, एक फ्री रेडिकल इस पे आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए, अब इस मतलब ये जो फ्री रेडिकल है इसमें से क्या होगा, अब यहाँ पर H का बॉन्ड टूटेगा, तो H का बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर कार्बन पे एक फ्री रेडिकल और H पे फ्री रेडिकल, तो यहाँ से भी कार्बन पे एक फ्री रेडिकल, सॉरी नहीं ठीक था, देखिए एक मिनट बता रहे हैं, इसको हटाइए, देखिए हो गया, देखिए ध्यान से, ये है CH3 CH2 CH2 CH3, अब क्या होगा यहाँ से ये जो 3 है, ठीक है, ऐसे, ठीक, ये है CH2, इसके ऊपर डॉट है अभी, ठीक, यहाँ पर H और ये H, 3 H हो गया, ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पे है CH2 डॉट और ये है CH3, ठीक है। होता क्या है, होगा यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर अपना एक फ्री रेडिकल आएगा, इसके ऊपर अपना एक फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है, तो ये निकल गया। अब ये फ्री रेडिकल जाकर के इससे अटैच हो जाएगा, जब ये जाकर के इससे अटैच हो जाएगा तो बनेगा क्या, देखिए बनेगा, यहाँ पर हो गया CH C, अब तो 2 H बचा, एक ठो निकल गया, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर C, 2 H प्लस ये एक H जाकर के इससे जुड़ गया है, जब ये एक H जाकर के इससे जुड़ा है तो ये क्या बने हैं, ये है CH2 था, एक और CH3 बैलेंस। अब यहाँ पर जो डॉट है दोनों, ठीक है, ये डॉट मिल करके क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, तो ये आपका बन गया एथीन और ये आपका बन गया मेथेन, ठीक है, सॉरी एथेन, दो है ना, एथीन और एथेन, ये बन सकता है, ठीक। ये तो हो गया जब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटे, ठीक है।
अब हम आते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अगर टूट जाए, ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का भी बॉन्ड टूट सकता है। ये कब टूटेगा, जब आप ऑक्साइड ग्रुप में किसको लेंगे, अगर आप ऑक्साइड ग्रुप में लेंगे मॉलिब्डेनम ले लेंगे, मैग्नीशियम ले लेंगे या क्रोमियम लेंगे, तब आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जैसे ये वाला है। चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं हम इस पर, ठीक है। देखिए होता क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 है। अब अगर हम यहां पर ऐसा कैटलिस्ट लें जो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करे, ठीक है, तो होगा कैसे, देखिए इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिख देते हैं पहले। CH2 है, CH2 है, CH3 है, इसको हटा देते हैं। एक दो, एक दो, एक दो, तीन, ठीक है। एक मिनट हम चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं ऊपर, ठीक है, एक मिनट। नहीं आ रहा है, थोड़ा नीचे लिखते हैं। नीचे चमक रहा है, चलिए सर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एक बॉन्ड है, मतलब जहां बॉन्ड है वहां हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ऊपर नीचे H है, ऊपर नीचे H है, ऊपर नीचे H है, ठीक। होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। यहाँ से जब एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन अपना फ्री रेडिकल लेके निकलेगा, एक यहाँ से निकाल दीजिए, एक मतलब साइड साइड से निकाल देते हैं, ठीक, निकालते हैं। ये H है, ये H है, ठीक। यहाँ से अपना लेके निकला, ये अपना ले लिया, ठीक है, ये फ्री रेडिकल आ गया इसके पास। जब ये अपना लेके निकलेगा तो देखिए, और यहाँ से इसको निकाल दीजिए, ठीक। एक H निकला तो यहाँ पर H डॉट आएगा, एक ये भी निकला, देखिए या ये H निकला है तो डॉट के साथ निकला है H डॉट, ये भी H निकला है तो डॉट के साथ निकला है H डॉट, H डॉट मिल करके H2 निकाल देंगे, मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो -H2, ठीक है, -H2 मतलब हाइड्रोजन निकल गया, ये खत्म। अब बचेगा CH3 CH2 एक दो, यहाँ पर C और एक H, और यहाँ पर एक तो डॉट भी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर भी एक डॉट, क्योंकि फ्री रेडिकल अपना लिया है, हाइड्रोजन अपना फ्री रेडिकल मुक्त मूलक लेकर के निकल गया है, ठीक। अब क्या हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो CH3 है, CH2 है और ये डॉट डॉट है, ये कंबाइन करके CH डबल बॉन्ड CH2 बना लेंगे, ठीक, और समझा गया। चलिए उसी तरीके से यहाँ पर भी है, हो सकता है यहाँ से न टूट करके यहाँ से निकल जाए, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो आ गया, हाँ ये है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। हो सकता है एक हाइड्रोजन यहाँ से निकले, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकले, एक यहाँ से निकलेगा, तो एक यहाँ फ्री रेडिकल, एक यहाँ फ्री रेडिकल, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर हो गया। और यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, और समझ में आ गया। चलिए, तो ये था हमारा पायरोलिसिस, मतलब जो, अच्छा यहाँ पर हाई टेम्परेचर भी आप देंगे, ठीक है, कितना, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ठीक है, 400 से 500 बीच रहता है हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पर आप क्या करेंगे, ये इस रिएक्शन को कराएंगे, ठीक। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन में क्या होता है आपका। इसमें उच्च ताप और दाब पर क्रोमियम का ऑक्साइड या एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो, ठीक है, तो 6 से 10 कार्बन बेंजीन या एल्काइल बेंजीन देते हैं, मतलब 6 से 10 कार्बन रिंग हो, ठीक है, और वहां पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर, हाई टेम्परेचर आ गया, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर मतलब लगभग आप 15 ATM ऐसा कुछ, ठीक है, और हाई प्रेशर मतलब 200-300 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर इस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं, ठीक है, तो जो कंपाउंड है, ठीक है, ये क्रोमियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर आप 500 200 नहीं 600 लिखिए, 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक,
600 डिग्री सेल्सियस देते हैं, ठीक है। और प्रेशर अगर हम 15 atm में, ठीक है। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस मतलब 500 600 ऐसे, ठीक है, और प्रेशर हम 15 atm प्रेशर रख दें, तो वो जो उत्प्रेरक हो क्रोमियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, तो 6 से 10 कार्बन का जो रिंग होगा वो हमको बेंजीन या एल्काइल बेंजीन दे देगा। 6 से 10 कार्बन की रिंग हो, ठीक है, 6 से 10 कार्बन की रिंग हो। दूसरी बात, उस पर अगर हम ऐसा कैटेलिस्ट लें जो एल्युमिनियम या एल्युमिनियम या क्रोमियम का ऑक्साइड हो, ठीक है, दूसरा एल्युमिनियम और क्रोमियम का ऑक्साइड हो, 6 से 10 कार्बन की रिंग हो, और उस पे हम क्या कर रहे हैं, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं और 15 एटीएम जैसा प्रेशर भी दे रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, हमको बेंजीन या एल्काइल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये रिएक्शन होता कैसे, समस्या ही है, ठीक है। रिएक्शन कैसे होता है, देखिए कैसे होता है। देखिए ये होगा कैसे, ये होगा कुछ इस तरीके से। यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा। जब एक एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो एक डॉट यहाँ बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो एक डॉट यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर -H2, एक दो हाइड्रोजन निकल गया, और ये डॉट मिल करके एक डॉट एक ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक, बना लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उस मतलब ये तो बन गया। हर एक जगह से इसी तरीके से यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, यहाँ से मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा एक डॉट, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन एक डॉट, एक हाइड्रोजन एक डॉट, एक हाइड्रोजन एक डॉट, फिर एक हाइड्रोजन एक डॉट, फिर एक हाइड्रोजन एक डॉट, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक जगह से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, और एक एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो उसके ऊपर एक एक क्या आ जाएगा, एक एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। अब बस इस फ्री रेडिकल को इस फ्री रेडिकल से मिला देंगे, ठीक है, एक, ये दो और ये तीन, तो इस तरीके से हमारा एक बॉन्ड बन जाएगा। देखिए एक ये वाला, दो ये वाला, तीन ये वाला, ठीक। और इसमें देखिए निकला क्या है, 1 2 3 4 5 6 जगह से हाइड्रोजन निकला है, तो 6 हाइड्रोजन मतलब 3 -3H2, -3 माइनस मतलब निकल गया है H2, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, ठीक। अगर मान लीजिए 6 न रह करके 7 हाइड्रोजन का रिंग मतलब 7 कार्बन का चेन रहा, कार्बन नंबर 7 कार्बन का रहेगा, तो 7 बना लीजिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर एक ऐसा रिंग फॉर्म होगा, ठीक है, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से निकला और एक रिंग बन गया, एक लोन पेयर यहाँ बना, एक लोन पेयर यहाँ पर, और एक रिंग बन गया। और फिर हर जगह से मतलब -H2, फिर हर जगह से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है। जब हर जगह से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हर जगह से 1 2 3 4 5 6, तो -3H2 मतलब 3 6, और यहाँ पर फिर से ऐसा एक बेंजीन रिंग बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो 2 स्टेप में हो गया। हमको एग्जाम में जो रिएक्शन लिखना है वो सिंगल स्टेप में लिखना है। हमको रिएक्शन कैसे लिखना है, हमको लिखना है सिंगल स्टेप में। तो सिंगल स्टेप में जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो हम बीच वाला नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट ये लिखें, हम लिखेंगे क्या, Al2O3 या Cr2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड या क्रोमियम का ऑक्साइड, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिए, 15 atm प्रेशर दे दिए, ठीक है, -4H2 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, -4H2 लिख करके डायरेक्ट ये काम खत्म, ठीक है, यही वाला है। तो ये हो गया सिंगल स्टेप में, ठीक है। ऐसे ही 8 रहेगा, ठीक है, हो सकता है 8 हो सकता है बट हो 8 7 है, एक 4 बढ़ा दे रहे हैं, 8 हो गया। 8 रहेगा तो क्या होगा, वही चीज 1 2 3, ठीक है, हो गया 4, ये हो गया 5, 4 5 6, ये ठीक। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक H2 निकलेगा भाई ये जोड़ने के लिए, और यहाँ पर -3H2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समस्या ये है हमारा CH3 लास्ट में 1 2 3 4, और 1 2 यहाँ पर बॉन्ड, देखिए 2 बॉन्ड यहाँ है तो C, अब इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 ठो, एक H, तो यह CH2 CH3, ठीक, CH2 CH3, ये ना ऐसे जुड़ सकता है, ये कहीं भी जुड़ सकता है,
जैसे हो सकता है यहाँ पर CH3 मिल जाए और हो सकता है CH3 यहाँ पे आ जाए, ठीक। हो सकता है यहाँ पर CH3 हो सकता है CH3 यहाँ पर आ जाए, हो सकता है CH3 यहाँ पर हो सकता है CH3 यहाँ पर आ जाए, ठीक। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमको मिक्सचर भी मिल सकता है इस कंपाउंड का। मिक्सचर मतलब ऐसे, मतलब इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 1,2 डाई मेथाइल बेंजीन, बेंजीन इसका नाम ही होगा पहला दूसरा, 1 2 3 तो 1,3 डाई मेथाइल बेंजीन, 1 2 3 4 1,4 डाई मेथाइल बेंजीन। तो ये भी हमको मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि हमको यही मिले, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिकरण। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक, आइसोमराइजेशन, ठीक है। एरोमेटिकरण तो हो गया। एरोमेटिक मतलब कि भाई आपको बेंजीन रिंग मिलेगा, ठीक है। और भी कंडीशन होते हैं एरोमेटिक होने के, लेकिन जो सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड खोजा गया था बेंजीन खोजा गया था, इसलिए हम अधिकतर जो एग्जांपल पढ़ते हैं वो बेंजीन वाला पढ़ते हैं। आइसोमराइजेशन, ठीक, या समावयवीकरण, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन को समावयवीकरण। अब थोड़ा सा हम देखते हैं समावयवीकरण होता क्या है या समावयवता क्या होता है, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए C3H7OH है, ठीक। अभी हम उस पे आ रहे हैं, अभी हम थोड़ा इधर चल रहे हैं। 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया OH, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 हाइड्रोजन 1 OH। दूसरे तरीके से देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस OH, ठीक। 1 2 3 4 5 6 10 11 12 मत चलिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 OH। इसका भी मतलब इसका भी फॉर्मूला है C3H7OH, इसका भी फॉर्मूला है C3H7OH। मतलब जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका भौतिक और रासायनिक गुण में ना थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। मतलब जो देखिए, जो समावयवी संरचना दिखाते हैं उनमें क्या होता है कि उनका अणु सूत्र समान होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हिंदी में कहते हैं अणु सूत्र। इसका अणु सूत्र तो समान होगा, ठीक है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग नहीं। संरचना सूत्र अलग होने से उसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो कई जगह लिखा रहता है कि संरचना सूत्र क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन वो ज्यादा सही है कि भाई भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, अलग अलग है। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका देखिए, इसका भी देखेंगे तो ये दिखेगा, इसका भी देखेंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है, या समावयवता, ठीक। अब वहीं पे ये आया है समावयवीकरण क्या है। देखिए, समावयवीकरण क्या है, देखिए यहां पर हमारा है यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर है एनहाइड्रस AlCl3। ये किसकी तरह यूज हो रहा है, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक की तरह, ठीक है। समीकरण में क्या होता है कि जो एल्केन होता है, एल्केन पर निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस मतलब होता है निर्जल, निर्जल मतलब होता है बिना जल के, ठीक है। निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और सांद्र HCl, सांद्र उसको कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, या बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, ठीक है। और 200 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर ले लेते हैं। यहाँ पर N ब्यूटेन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, ठीक है। इस पर एनहाइड्रस AlCl3 या कंसंट्रेटेड HCl की क्रिया 200 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो हमको आइसोब्यूटेन मिलता है। देखिए अब ये स्ट्रक्चर, यहाँ से एक H निकाला और यहाँ से एक H निकाल करके इसको दे दिया और ये यहाँ पर आकर के जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, CH3 है, CH2 है, CH2 है और ये CH3 है, ठीक, ये है ऐसा।
अब वहां पर क्या हुआ है, देखिए वो CH3 आकर के यहाँ लगा है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा, ये C है, ये H, ये H, ठीक, ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, ये अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये जो मतलब ये जो हाइड्रोजन था, ठीक है, ये हटा, ठीक, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, ये अपना, ये डॉट, ये डॉट। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था, यहाँ पर ये जो डॉट था, ठीक है, हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन जाकर किससे लग गया, और ये जो CH3 डॉट था, इस CH3 डॉट आकर के इससे लग गया, और जो हाइड्रोजन था वो 2 और यहाँ पर जाकर के 3 बन गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ये वाला हुआ है, ठीक। चलिए, तो ये लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त, और मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जो कि हाइड्रोकार्बन पे ही होगा, लेकिन उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।